रूस यूक्रेन जंग को 1 साल से ज्यादा हो गया, पर ये जंग खत्म होती नहीं दिख रही। वहीं एक और लड़ाई भी लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई हथियारों के दम पर नहीं, तकनीक के जरिए लड़ी जा रही है। यहाँ दोनों देशों के सैनिक नहीं है, दोनों देशों की तरफ से लड़ रहे हैकर्स हैं। कैसी ही है ये अलग सी जंग, बात कवर स्टोरी में। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच एक और लड़ाई शुरू हो गई, जो कई लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन थी बेहद गंभीर। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर साइबर हमले शुरू कर दिए। कई खुफिया वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की जाने लगी। मीडिया संस्थानों की वेबसाइट पर हमले होने लगे। बीबीसी संवाददाता जो टाइडी ने यूक्रेन जाकर उन लोगों से बात की जो रूस के साथ जारी इस साइबर वॉर में यूक्रेन का मोर्चा संभाले हुए हैं। Привет, мы русские, мы сообщество активистов Killnet. ये किल मिल्क हैं, रूसी हैकर आर्मी के प्रमुख, जो यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें हैकर्स और उनके सपोर्टर्स हैं। इस ग्रुप के कुल 1 लाख मेंबर हैं। उन्होंने आमने सामने बात करने की हमारी गुजारिश को कई बार ठुकराया। आखिरकार उन्होंने लगातार अपील करने के बाद ये वीडियो हमें भेजा। Мы ежедневно уделяем 12 часов для Killnet. Я не вижу в мире равных русским хакерам. लेकिन मोर्चे पर सिर्फ रूसी हैकर्स ही सक्रिय नहीं है। I'm still carrying out attacks, yeah. ये 2 हैकर्स हैं, एक अमेरिका से और एक नीदरलैंड से। ये भी यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर हमले कर रहे हैं। I was hijacking the Ukraine embassy. कोई भी टारगेट इनकी पहुंच से बाहर नहीं है। हाल ही में किल मिल्क ने जर्मनी के कई अस्पतालों पर साइबर हमले किए। जर्मनी ने लड़ाई में यूक्रेन को टैंक मुहैया कराए थे, लेकिन यूक्रेन भी इसी तरह के साइबर अटैक कर रहा है और इन्हें छिपाने की कोशिश भी नहीं की जा रही। जब राजधानी कीव पर हमला होने वाला था, तब रोमन क्रिमिनल हैकर्स की मदद कर रहे थे और साइबर वॉर में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बना रहे थे। आप इस लड़ाई के अहम सदस्य रह चुके हैं और यूक्रेन की साइबर वॉर के लीडर भी रहे हैं। क्या हुआ था? मैं इस इंफॉर्मेशन वॉर में शामिल एक शख्स से मिला। मैंने उसे वो तमाम डेटा और चीज़ें दिखाई जो हम कर रहे थे। वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, चलो रोमन, साथ मिलकर काम करें और जीत हासिल करें। इस मुहिम का हिस्सा बनने से पहले ही रोमन और उनकी टीम यूक्रेनी अधिकारियों के साथ सीधे काम कर रही थी। उन्होंने हमें कुछ टारगेट देने शुरू किए और वो पूछते थे कि ये कैसे और कब किया जाए। उन शुरुआती दिनों में आपको किस तरह के टारगेट दिए जाते थे? लॉजिस्टिक, टेलीकम्युनिकेशन और सर्विस कंपनियों को निशाना बनाया जाता था। रेलवे टिकटिंग प्रणाली को भी टारगेट करते थे। रेलवे टिकटिंग। तो आपने दक्षिण रशियन रेलवे के टिकटिंग सिस्टम को निशाना बनाया? हाँ, करीब 20 घंटे तक वो प्रभावित रहा। तो उस दौरान क्या लोगों को टिकट मिलने में दिक्कत आई? लोग तो बहुत परेशान हुए होंगे। ये उस तरह के हमले थे जिनमें शामिल होने की बात यूक्रेन सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं कर सकता था, लेकिन इन हमलों को चुपचाप देखने में उसे कोई गुरेज नहीं था। मिखाइलो फेदोरोव यूक्रेन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। रूसी हमले के बाद साइबर वॉर के लिए वहां की आईटी आर्मी ने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसमें उन्हीं के डिपार्टमेंट का हाथ था। क्या आपको लगता है कि पहले जिस चीज को आपराधिक माना जाता था, अब यहाँ की सरकार उसे धीरे धीरे स्वीकार्यता देने लगी है? Я думаю, що за рік повномасштабної війни मुझे लगता है कि इस भयंकर लड़ाई के दौरान भी यूक्रेनी हैकर्स और साइबर एक्सपर्ट्स ने दिखाया है कि उन पर लड़ाई थोपने के बावजूद वो एथिकल हैकिंग ही कर रहे हैं, और रूस की वो संस्थाएं जो लड़ाई में शामिल हैं, उनके अलावा वो किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। шкоди будь-яким суб'єктам. लेकिन ये आपकी सोच है कि जो भी रूसी संस्थाओं का डेटा हैक कर रहा है वो अपराध के दायरे में नहीं आता। उनके बारे में मैंने कुछ नहीं सुना। विक्टर जोरा यूक्रेन की साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी के प्रमुख हैं। वो आरोप लगाते हैं कि रूसी सेना किलनेट जैसे ग्रुप्स के साथ काम कर रही है, हालांकि किलनेट इससे इनकार करती है। Every day we deal रोजाना हम करीब 10 साइबर हमलों से जूझते हैं। with cyber incident. Reading the news in ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया की खबरें पढ़ने से उन्हें लग सकता है कि लड़ाई के इस पहलू की ज्यादा अहमियत नहीं है। significant. What would you say to that? Of course, the impact of strikes of cruise missiles is बिल्कुल, क्रूज मिसाइल से होने वाले नुकसान का स्केल साइबर अटैक से कहीं ज़्यादा है।
लेकिन साइबर अटैक भी बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं होता तो ये हमले हमारी कमर तोड़ देते। These attacks would be more destructive. कई लोगों को लगता है कि ज़मीनी लड़ाई में कमज़ोर पड़ने के कारण रूस ऐसे साइबर हमलों को और तेज़ कर सकता है, और अगर ये साइबर अटैक बेकाबू हुए तो हैकर्स बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। टेड यूक्रेन की IT आर्मी के अहम सदस्य हैं। क्या आप हैकिंग को एक तरह से ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं? रोजाना इतने सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, क्या ये गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता? Serious criminal activity. पश्चिमी देशों के कानून के हिसाब से बात करें तो हाँ, ये अपराध है, लेकिन जब आपके मुल्क में लड़ाई चल रही है तो सब बदल जाता है। दुश्मन से लड़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छी बात यह है कि जमीन पर चल रही लड़ाई की तुलना में ये साइबर वॉर उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन रोजाना इस ऑनलाइन वॉर के नए नियम लिखे जा रहे हैं। और पिछले दिनों दर्जनों अमेरिकी खुफिया दस्तावेज कथित तौर पर ऑनलाइन लीक हुए थे। इन दस्तावेजों के लीक होने की जांच कर रहे FBI के अधिकारियों ने एक US एयर नेशनल गार्ड्समैन को गिरफ्तार किया और पूछताछ की, जिसके बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 21 साल के जैक टेशेरा को दक्षिण बॉस्टन के उनके घर के बाहर से हिरासत में लिया गया। शुरुआत में इस लीक डॉक्यूमेंट को चैट ऐप डिस्कॉर्ड में एक छोटे ग्रुप के बीच में शेयर किया गया था। इन लीक दस्तावेजों ने दुनिया के सामने ला दिया कि अमेरिका अपने सहयोगियों की जासूसी और रूस यूक्रेन जंग का आकलन किस हद तक करता है। पर यह अब तक साफ नहीं है कि जैक टेशेरा ने कैसे ये सारी जानकारी जुटाई और उन्हें किस स्तर की सुरक्षा की मंजूरी मिली हुई थी। हमारा विभाग अनाधिकृत दस्तावेजों के लीक होने को बहुत गंभीरता से ले रहा है। कितने डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, ये कितने बड़े स्तर पर हुआ है, उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है, ये सब समझने के लिए हम इंटर एजेंसी और हमारे खुफिया तंत्र के साथ मिलकर 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये जानबूझकर किया गया अपराध है, ये दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम हर संभव कोशिश करेंगे उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए जिनके लिए इस लीक के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। और जिन दोस्तों के साथ जैक ने कथित तौर पर यह जानकारी शेयर की, उनमें से एक ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार को बताया कि जैक टेशेरा ना तो विसल ब्लोअर थे, ना ही कोई विदेशी एजेंट थे। साथ ही और लोगों ने बताया कि उसने ये सब ऑनलाइन दोस्त बनाने और उनका विश्वास जीतने, उनकी शाबाशी हासिल करने के लिए किया था।